Hello, guys. A very warm welcome to all of you. Anyone who is watching this, it is a pleasure to be on this platform, and it is, I would say, an honor and privilege to be on this platform and come face to face and interact with people who are watching this video right now. My name is Sumit Kumar, and I'm going to be your teacher for English and GS. Well, not exactly teacher. I won't say that I'm here to teach you English and GS. The reason why I say this is, I'm not just here to teach. I'm here to sort out your English, primarily, okay? There is a difference between teaching something, okay? And there is a difference between teaching something and sorting out something for you, right? I am not going to just teach you English and tell you the nitty and gritty facts of English. मैं सिर्फ आपको इंग्लिश यहाँ पे इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं, prepositions क्या होते हैं, verbs क्या होते हैं, ये आपको पता है. You already know it, right? लेकिन फिर भी इस देश में हर जगह एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो अभी भी इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या हमें गलत पढ़ाया गया है? बिल्कुल नहीं. स्कूल का अपना महत्व होता है. स्कूल में, कॉलेज में जो इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है उसका अपना महत्व होता है. इट इज़ इन नो वे ऑफ अंडरमाइनिंग इंपॉर्टेंस. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू get through that procedure, you come out of that process that is there in place in the Indian education system, okay? But कुछ तो दिक्कत होगी, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से you have not been able to ace a subject like English. English आपके लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, English आपके लिए एक चिंता का विषय है, right? तो मेरा endeavor, मेरा primarily मेरा endeavor आपसे ये रहने वाला है, आपसे रूबरू होने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस फॉल करनी थी, वो फॉल कर गई. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट आई स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल, अ चैनल ऑन विच यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ. सो आई फाइनली स्टार्टेड दिस एंड माई प्राइमरी एंडेवर इज़ टू मेक श्योर दैट इंग्लिश जस्ट रिमेन्स अ सब्जेक्ट फॉर यू. इट डज नॉट रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न फॉर यू. ओके, इंग्लिश एक विषय है, वो एक विषय रहे. इंग्लिश हमारे लिए एक चिंता का विषय ना रहे, राइट? सो प्राइमरीली आप लोगों को मेरे साथ जो इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और जो मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, उसमें जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिन चीज़ों में मैं अपनी उपयोगिता आपके लिए साबित करने वाला हूँ. उपयोगी होना इंसान का बहुत ज़रूरी है, राइट? इंसान का नहीं, किसी भी चीज़ का उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है. ये घड़ी है मेरे हाथ में. ये घड़ी मेरे लिए तभी तक मेरे हाथ में है जब तक ये मेरे लिए उपयोगी है. ये पूरी तरह से फंक्शन कर रही है, ये मेरे हाथ में ठीक ठाक दिख रही है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, और सबसे ज़रूरी चीज़, ये मुझे टाइम बता रही है. कोई भी चीज़ आप अपने आसपास देख लीजिए, एनीथिंग दैट यू वॉच बाय योर साइड, जो भी चीज़ आपके आसपास है, वो चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं, इसीलिए आपके आसपास है, वरना वो आपके आसपास नहीं रहती. द सेम गोज विथ एनी पर्सन, एनी प्लेटफॉर्म, एनी वीडियो, एनी लेक्चर, एनी क्लास, एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑफ पेरेनियल इंपॉर्टेंस दैट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज़ यूजिंग देम. तो मेरा जो चैनल है और जो मेरा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होने वाला है, उसमें मैं आपके लिए कहाँ उपयोगी साबित होने वाला हूँ. लेट अस सी. Look guys, so as I told you, the first thing that I'm going to help you with is English, right? This is your first area of concern. This is your primary area of concern, apart from maths. Obviously, I was not a very good student of maths myself. तो मुझे पता है कि maths कितना बड़ा concern होता है. General competition में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए मैथ्स कितना बड़ा कंसर्न होता है. आई वेरी वेल नो इट. तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ योर इंग्लिश. इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन. इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन.
Primary aiming at what kind of examinations? NDA, CDS, FCAT, right? These are the examinations that I'm going to primarily focus on. You can also include CAPF in this list. वैसे अगर रियलिस्टिकली देखें तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सेम होती है. हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इंग्लिश के पेपर में we are getting the same kind of questions. We are getting questions related to comprehension. We are getting questions related to fill in the blanks, spotting errors, rearrangement of sentences, rearrangement of words, ordering of sentences. We are getting antonyms, synonyms. We are getting one-word substitutions. So if we look out closely, primarily the gist of all the examination remains the same. तो इंग्लिश के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग टाइप की इंग्लिश नहीं पढ़नी है. अ स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप जो है वो इंग्लिश पढ़ने का वो सेम होने वाला है. हाँ, अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से हमेशा हमें थोड़ा स्पेशलाइज तो पढ़ना ही पड़ता है. तो माई वीडियोज़ विल बी पर्टेनिंग टू योर requirements. If you are preparing for your NDA examination, you will get your videos for your NDA examination for English. If you are preparing for CDS, you will be getting it for CDS. If you are preparing for FCAT, you will be getting it for FCAT. Okay. Now in this general competition, I have explained that what are the things that I'm going to primarily look for. Okay. These are the things that you're going to get primarily. Okay. Now if we talk further, और कहाँ और ऐसा क्या डोमेन है जहाँ मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ. देखिए बच्चों, क्या होता है, अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट आई टॉट ऑफलाइन, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि सर व्हेन यू टीच अस योर सब्जेक्ट्स वी गेट अ फिक्स्ड टाइम पीरियड विथ यू एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट नेवर एंड्स. सो मैं खुद भी चीज़ें सीखता रहता हूँ और जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ. तो अगर लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो एक स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन भी नेवर एंडिंग होना चाहिए. ये वो प्राइमरी रीज़न था जिसकी वजह से आई वॉज पुश्ड, आई वॉज एनकरेज्ड टू स्टार्ट दिस फैसिलिटी. सो नॉट जस्ट इंग्लिश बट current affairs related to your SSB, current affairs related to your interview that might be conducted when you crack your NDA written examination, CDS written examinations, and go further for the interview section. When you go for your interview sections, वहाँ पे आपसे current affairs से pertaining बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं. जैसे अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कितने दिन हो गए? Why is the Russia Ukraine conflict important for us? What is our stand? I recently had one of my student who cracked the SSB yesterday and he was there. He came to us and he was having an interaction with me. I was having a chat with him. I asked him what were the questions that were asked of him. And he told me that in his interview he was asked what is India's stand in the Russia-Ukraine conflict and how can India improve its stance in the Russia-Ukraine conflict. So current affairs related to your SSB, related to your interviews. Polity is a section that comes in your examination. तो polity से related चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. The fourth is history. ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं प्राइमरीली, मैं इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ. Any doubt, any problem, any section will be sorted out for you. You just need to drop a message to me, either in the comment section or on my personal number that I'll be giving you in the maybe the next video, right? So, this is how we'll go about stuff. इन चीज़ों पे हम प्राइमरीली काम करने वाले हैं, लेकिन इन सबसे ज़रूरी है इंग्लिश. करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है. बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इनका जो वेटेज होता है वो उतना नहीं होता है जितना इंग्लिश का होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वेटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले अगर हम अपने इंग्लिश को एस कर लें, अगर हम अपने इंग्लिश को सॉर्ट आउट कर लें, तो वी आर प्राइमरीली सॉर्टेड
for most of our general competitive examinations. Let us take an example for NDA. If you are able to score around 180 plus out of 200 of your English, you can easily understand that you just need to score about 180 more from all the other subjects combined. Around 360, 370 कट ऑफ जाती है और उसी के आसपास आपको रहना है. अब उसमें से अगर हम 180 प्लस इंग्लिश में से स्कोर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है, ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. द नंबर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस. We can easily understand that how good it will be for us if we are able to ace English for ourselves. अब English is not just about your written examination. English में सिर्फ हमारा written examination नहीं है, right? English में एक बहुत बड़ा फैक्टर है the spoken part. Spoken English जो हमारा होता है, right? Standing in front of a camera, standing in front of a crowd, standing in front of an interview board, standing in front of your GD and lecturate group members, standing in front of them and having the ability to express yourselves properly without any truncation of thoughts is a very, very important factor in you going in the long run and becoming an officer. And there are a lot of people, there are n number of people in this world, in this country especially, who lack basic public communication skills, basic public speaking skills. तो जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, I am here on a mission. Let me be very clear about it. I am here on a mission. My mission is कि अब at least from now onwards मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी स्टूडेंट, मेरे से इंटरेक्ट करने वाला कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, किसी भी तरह से उसके लिए इंग्लिश एक चैलेंज नहीं बननी चाहिए, एक हर्डल नहीं बननी चाहिए. चाहे वो रिटन पार्ट हो, चाहे वो हमारे रिटन एग्जामिनेशंस का पार्ट हो, चाहे वो हमारा स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो हमारा एसएसबी में खड़े होकर बोलना हो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट फॉर यू. एंड यू माइट फील कि सर इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट समथिंग दैट इज अ फोर्टे फॉर एवरीवन. आपको ऐसा लग सकता है कि इंग्लिश स्पीकिंग हर किसी के बस की बात नहीं है. सर हो सकता है आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा होगा, हो सकता है आपका बैकअप बहुत अच्छा रहा होगा, हो सकता है आप हार्ड कोर इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते होंगे. वेल दीज थिंग्स डू प्ले अ रोल. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आई डिड नॉट हैव द बैकअप. आई डिड हैव अ सर्टेन इकोसिस्टम दैट प्रोमोटेड मी, एनकरेज मी टू स्पीक वेल इन इंग्लिश. बट उसका ये मतलब नहीं है कि जिन बच्चों के पास ये चीज़ नहीं है वो लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते. आप किस मीडियम ऑफ स्कूल से आते हैं, आपका आसपास जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश बोलने वाला है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम वेरी सरप्राइज टू नो दिस. अ लॉट ऑफ पीपल, आई गेट दिस आंसर अ लॉट ऑफ टाइम. जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है मेरी इंग्लिश आपसे थोड़ी सी बेटर क्यों है, एक जनरल आंसर जो मुझे मिलता है वो है एनवायरनमेंट. सर आपका इंग्लिश का एनवायरनमेंट होगा. गलत. आई कम फ्रॉम द मासेस ऑफ इंडिया एंड मासेस ऑफ इंडिया जो बिलोंग करता है, जिस सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैं बिलोंग करता हूँ, जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कोई भी कभी भी कहीं भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं करता है. एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. आई एम अ पर्सन हु हेल फ्रॉम बिहार and I was born and brought up in Jharkhand. So it is not a very huge factor that you have to be born in an elite school, in an elite family, you have to go to an elite school, you have to go to an elite college. Only then can you speak very well in English. My basic point is, I don't want English communication and public speaking skills to be an elitist affair anymore. एलिटिस्ट अफेयर का मतलब ऐसी चीज़ जो सिर्फ कुछ एलीट लोग, कुछ स्पेशल लोग कर सकते हैं. मैं चाहता हूं कि ये चीज़ इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर, हर बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चे को मैं अपने लेवल पे बुलवा सकूं. और इसमें कोई डाउट मत रखना बच्चों, आपको किसी स्पेशल स्किल की, किसी स्पेशल बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है इन ऑर्डर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड इन ऑर्डर टू स्पीक योरसेल्फ, स्पीक योर माइंड. किसी तरह का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है. आई विल गिव एन एग्जांपल कि क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है.
आप लोगों का चैलेंज ये है ही नहीं कि आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं या इंग्लिश में बोल नहीं सकते या आप अपने इंग्लिश में थॉट्स को चैनलाइज नहीं कर सकते। आप में से हर कोई, जिसको भी इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम है बोलने में, हर कोई एक बंद कमरे में, अकेले कमरे में जब होता है तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से इंग्लिश में बात कर सकता है, अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। टू एन एक्सटेंट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। टू एन एक्सटेंट अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो भी कुछ लोग इस चीज़ को करने में ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली यू आर एब्सोल्युटली साउंड रिलेटेड टू योर इंग्लिश, चूंकि आप इंग्लिश में बैठ के लिख सकते हैं और एक सर्टेन सिचुएशन में बोल सकते हैं। आप में से कोई भी बच्चा, एनी वन ऑफ यू कैन स्टैंड एंड स्पीक इन इंग्लिश, बट ओनली इफ द सिचुएशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, ओनली इफ द सिचुएशन इज द वे यू वांट इट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में आती है। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है आपके इंग्लिश में। आप इंग्लिश बोल सकते हैं नो डाउट, लेकिन सिचुएशन सब्जेक्टिविटी होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको जब आपका सिचुएशन चेंज हो जाता है। When you are shifted from a closed room, from the comforts of your closed room, to a person sitting in front of you or an interview board sitting in front of you, that's where your problem starts. And that is what we will try and end. हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें इंग्लिश आती है, हमें सिर्फ सिचुएशन सब्जेक्टिविटी खत्म करनी है। That's it. सिचुएशन सब्जेक्टिविटी समझ गए होंगे क्या चीज़ है। आप एक बंद कमरे में बोल रहे हैं और आपको वही चीज़ एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलना है, एसएसबी बोर्ड मेंबर्स के सामने बोलना है। यू गेट स्टक, यू फॉल्टर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सिचुएशन सब्जेक्टिविटी इज हाई। वी नीड टू कैंसल आउट दैट सिचुएशन सब्जेक्टिविटी। सो आई विल बी कमिंग ओवर दैट टू। इस पार्ट पे भी आई रिलीज अ वीडियो, इस पार्ट पे आई विल बी सेंडिंग अ वीडियो। I'll be running a special program wherein students will be interacting with me online and offline, whatever their preferable mode is. I'll be making sure, I'll be ensuring that none of my students misses this chance to get in touch with me and enhance and improve his or her communication skills. राइट गाइस, सो अब इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात हो गई, इंग्लिश स्पोकन की बात हो गई। अब ज़रा बात करते हैं उस चीज़ की जहाँ से हमने चीज़ों को शुरू किया था, इंग्लिश रिटन एग्जामिनेशन। चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट हो, चाहे सीएपीएफ हो, प्राइमरीली उसकी बात अभी करते हैं। क्या होता है इंग्लिश में, हमारी जो दिक्कतें होती हैं वो हमारे वोकैब सेक्शन में आती है। When you are asked questions related to antonyms and synonyms, that's where your biggest tension lies. Antonyms, synonyms में बहुत दिक्कत होती है आपको। एक और जगह जहां बहुत दिक्कत होती है आपको, स्पॉटिंग एरर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके लिए, राइट। थर्ड सेक्शन वेयर यू फील यू हैव अ प्रॉब्लम इज idioms एंड phrases। जो मुहावरे पूछे जाते हैं आप लोगों से, उसमें भी आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, राइट। इसके अलावा हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसमें हमें दिक्कतें आती है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें स्पेशली किसी सेक्शन पे फोकस नहीं करना है, ओके। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है हमारे पेपर से। हमने मैथ्स में सीखा 2 + 2 4। अब ये चीज़ कहीं भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं होती।
इंग्लिश में हमने एक रूल पढ़ा, हमें तुरंत उसका एक्सेप्शन दिख जाता है। हमने एक रूल पढ़ा कि कहीं भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर नहीं लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन वहीं पे कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां पे आई वर, यू वर, दे वर, ही वर, शी वर यूज होता है, और ये बिल्कुल सही होता है बिकॉज ऑफ एन सर्टेन एक्सेप्शन। तो आ गया एक्सेप्शन, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट स्टडी सेक्शंस ऑफ इंग्लिश, वी विल स्टडी इंग्लिश ऑन अ होल। पूरे तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, बिफोर यू स्टार्ट फाइटिंग योर बैटल्स ऑन द ग्राउंड, यू नीड टू स्टार्ट विनिंग योर बैटल्स इन योर हेड। मैदान में आप लड़ाई तब जीतेंगे जब आप उस लड़ाई को अपने दिमाग में ऑलरेडी जीत चुके हैं। कोई भी चीज, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इको फॉर सीडीएस स्टूडेंट्स, एनडीए में जीएस उतना टफ नहीं होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, दीज सब्जेक्ट्स आर मैन मेड एंड यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड। सो ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को कभी अपने आंखों से ओझल मत होने देना, अपने दिमाग से निकलने मत देना कि तुमको भगवान ने बनाया है और एग्जामिनेशन को इंसान ने बनाया है। और मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज ज्यादा कारगर होगी या इंसान के द्वारा बनाई गई चीज, राइट। एनी एग्जामिनेशन हैज बीन डिजाइंड टू बी सबसर्विएंट टू ह्यूमन एफर्ट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। देयर इज नो एग्जामिनेशन इन दिस वर्ल्ड दैट इज डिजाइंड इन सच अ वे that no human being would be able to crack it, because it is designed by basic human beings like you and me. So before you start fighting your battles, before you start getting on the battleground, start winning your battles here. English को हवा मत रहने दो, ठीक है। तुम्हारे को गाइडेंस की कमी रही है, तुमको टीचर की कमी रही है, तुम्हारे पास सही मटेरियल नहीं रहा है, आई एम हियर टू हेल्प यू विथ ईच एंड एवरीथिंग। Any problem that you have pertaining to your English, I will sort it out for you. My concern is don't falter in your efforts. बाकी जितना का जितना बैकअप और इकोसिस्टम क्रिएट करना है वो आपको मैं क्रिएट करके दूंगा। हर चीज रिलेटेड टू योर इंग्लिश विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। तो इंग्लिश को या किसी भी एग्जामिनेशन को अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बना दो कि डूड हाउ विल आई क्रैक दिस, इट इज सच अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे, यू विल क्रैक इट इफ यू वर्क हार्ड, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। Clear, champions? Now, we will study English in a four-pronged strategy. 4 तरह से हम इंग्लिश को एस करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक तरह से नहीं। We will not be very simple with our approach towards English कि मैं यहाँ पे आया, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया और उसके बाद हमारा इंग्लिश खत्म हो गया। आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे उस चैप्टर के, आपने उस चैप्टर को समझने की कोशिश करी एंड वी आर डन विद आवर चैप्टर ऑफ इंग्लिश, वी आर डन विद आवर अप्रोच टुवर्ड्स दैट chapter or towards that certain section. No, we won't do that. इंग्लिश को अगर हम देखें तो प्राइमरीली इंग्लिश 2 तरीके की होती है। एक तो होती है स्टैटिक इंग्लिश। स्टैटिक इंग्लिश कौन सी होगी? स्टैटिक इंग्लिश में हमारे वोकैब्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, ईडियम्स आते हैं। अब स्टैटिक इंग्लिश इसको क्यों कहते हैं? इसको स्टैटिक इंग्लिश हम लोग इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमारे पास होना चाहिए एंड वी मस्ट जस्ट लुक टू मेक श्योर कि इसमें से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को हम अपने दिमाग में रिटेन रख पाए, इसलिए हम इसको स्टैटिक इंग्लिश बुलाते हैं। तो एक तो हमारी ये इंग्लिश हो गई स्टैटिक। दूसरी जो हमारी इंग्लिश होती है वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश के अंदर हमारे बाकी के सेक्शंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। स्पॉटिंग एरर्स,
or error correction, whatever you may like to call it. Spotting errors or error corrections. Ordering of sentences. Ordering of sentences. इसके अलावा हमारे इंग्लिश का पैसेज का पार्ट आता है. We have ordering of words, right? We have cloze test and different sections of English. तो इन दोनों को एस करने के लिए, इन दोनों को पढ़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं? Let us discuss that. जो पहली चीज हम करेंगे, what I'll do is I'll give you a dose of vocab and idioms. मैं आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजूंगा. सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजूंगा, आप 1-2 दिन उसको पढ़ने वाले हैं, उसके बाद यू विल बी डन एंड डस्टेड विथ इट. उसके बाद वो आपके फ़ोन के डॉक्यूमेंट फाइल में कहीं दूर कहीं पड़ी होगी एंड यू विल नॉट इवन बी लुकिंग एट इट. ओके, तो व्हाट आई डू इज एवरी डे व्हेन आई स्टार्ट माय क्लास, एवरी वीडियो दैट यू लुक एट, मैं सबसे पहले 6 से 7 वर्ड्स लिखवाऊंगा आपको, उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा और 6 से 7 ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखवाऊंगा. अच्छा, मैं एंटोनिम सिनोनिम क्यों नहीं करवाऊंगा और वर्ड्स के मीनिंग्स क्यों लिखवाऊंगा? देखो बच्चों, कभी भी एंटोनिम सिनोनिम मत पढ़ना. एक वर्ड के कम से कम 15 से 20 एंटोनिम्स होते हैं, 15 से 20 सिनोनिम्स होते हैं. तो एक वर्ड को एस करने के लिए, एक वर्ड को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें पूरा का पूरा 20, 21, 15, 16 वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे. रादर देन डूइंग दैट, इफ वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, then in an examination, if we get one of our words, we know the meaning, and by knowing the meaning, by virtue of knowing the meaning of that word, we can pick which is the word that is opposite to it or which is the word which is same, which has the same meaning to it, right? So हम words का antonym या synonym याद नहीं करेंगे, हम words को याद करेंगे, उनके मतलब समझने की कोशिश करेंगे. दूसरा हम क्या करने वाले हैं? हम अपने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. टेंसेस हो गया, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारे चैप्टर्स जो हमारे हैं, उन चैप्टर्स को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आए. स्पॉटिंग एरर जो आपका एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, स्पॉटिंग एरर जो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन चीज़ों के रूल्स पे बेस्ड होते हैं? इन चैप्टर्स के रूल्स पे बेस्ड होते हैं. तो स्पॉटिंग एरर में आने वाले उन रूल्स को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस जिनके बहुत हाई है. दैट्स व्हाट वी विल डू. The third thing, what I'll make you do is, I'll make you do writing and reading. अब यहाँ रीडिंग देखते ही, इस वर्ड को देखते ही ये मत सोचना कि सुमित सर हमें न्यूज़पेपर पढ़वाने वाले हैं. बिल्कुल नहीं. जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, आई हैव टॉट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 प्लस स्टूडेंट्स. जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनको बता चुका हूं कि हमारे देश में ये जो एडवाइस दी जाती है हर किसी को कि बेटा इंग्लिश सुधारना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, ये जो एडवाइस है ये एक बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है. टेक्निकली, प्रैक्टिकली, इंटेंशन वाइज बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ दी गई है आपको, मुझे भी मिली थी. ये एडवाइसेस हमें बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ अपने सीनियर्स द्वारा दिए जाते हैं. लेकिन मैं आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़वाने वाला हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश अच्छी नहीं होती है. देखो क्या है, जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका एडिटोरियल जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, जो बच्चा उसके एडिटोरियल को पढ़ सकता है, ये बाउंडेड फैक्ट है कि उस बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी, राइट? लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो बच्चा इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है वो पढ़ते 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 उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना इंग्लिश की पराकाष्ठा होती है.
बहुत सारे लोग इंग्लिश में अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में ठीक ठाक बोल लेते हैं, लेकिन अगर उनके सामने हिंदू का आर्टिकल रख दिया जाए, हिंदू का एडिटोरियल रख दिया जाए, तो उनको उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। द पीपल हु आर एबली कॉम्पिटेंट विद देयर इंग्लिश आर एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो आपको क्या किया जाता है, इफ वी रेट दिस डाउन एज लेवल्स, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. If we rate it down, or level 5 being the highest, level 5 is the level where people are able to understand and read the newspapers. और हमारे साथ क्या जाता है, उस एडवाइस की वजह से हम डायरेक्टली लेवल 5 पे चले जाते हैं ना। इतना कॉमन सेंस तो आप सबको बहुत अच्छे से है कि अगर हमने लेवल 1, 2, 3, 4 नहीं किया है तो हम लेवल 5 नहीं कर सकते। वी कैनॉट एस इट, वी कैनॉट सरपास इट। तो रीडिंग से ये मत सोचिएगा कि मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो फर्दर क्लास में आपको पता लगेंगी। आई कैनॉट डिस्क्लोज तो क्या, आई कैनॉट टेल यू एवरीथिंग इन टुडेज वीडियो। With time and due course of time and due course of your video lectures, you will be getting in touch with me. You will be getting in touch with my teaching styles, and you will be understanding that how will we go about stuff. The fourth step is practice. PYQs, right? What happens with PYQs? We will be finishing every chapter and I'll be sending you questions. Once that question has reached you, you'll be solving those questions and I'll be doing a detailed analysis of those questions. We'll be doing a detailed discussion of those questions on our channel. Proper discussion. अच्छा, ये कौन से questions होंगे? These won't be random questions. These would be questions that would have been properly researched on, that would have been properly prepared by me. और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनके स्पॉटिंग एरर में आने के एग्जाम में चांसेस बहुत हाई हैं। सो माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर 4-pronged strategy through which we plan and we aspire to ace written examination English for ourselves. देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, you do not have the option of not trying. You do not have the option of failing. Now when I use this word failing, it is a very negative word. Failure. बच्चा फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, NDA रिटन एग्जामिनेशन दिया था उसमें फेल हो गया था। थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। Being a failure. I'm sorry to say this, but there is nothing called failure. Absolutely nothing. And you would be thinking कि हाँ सर सही बात है, लोग बोलते हैं कि फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि फेलियर जैसा कुछ नहीं हो सकता है। फेलियर का ऑपोजिट क्या है? सक्सेस। हमारे आपके हिसाब से मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर विराट कोहली, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, all these people are very successful, right? They are success in their life. क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं. They still work as hard as possible. जितना उनकी बॉडी, माइंड, शेड्यूल की रिक्वायरमेंट अलाउ करती है और जितना उनके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब के हिसाब से वो अपना 100% देते हैं और काम करते हैं। तो जब सक्सेस फाइनल नहीं है तो फेलियर फाइनल कैसे हो सकता है? जब सक्सेस पाके लोग काम करना बंद नहीं करने देते हैं, कर देते हैं, तो फिर फेलियर पाके इंसान कोशिश करना कैसे बंद कर सकता है? दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, ओके? इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द ब्यूरोक्रेसी, नॉट ऑफ द प्रेजेंट कंट्री, ओके? आज के ज़माने की ब्यूरोक्रेसी की साजिश नहीं है ये। एरिस्टोक्रेसी बहुत पुराने ज़माने से चला आ रही है। एरिस्टोक्रेसी की वैल्यू तभी तक है जब तक मासेस हैं, और मासेस को डरा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब डरता कौन इंसान है? डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। मासेस के पास खोने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं। पैसा है नहीं, शोहरत है नहीं, नाम है नहीं, रेपुटेशन है नहीं। तो मासेस के पास एक सर्टेन चीज़ होती है, कोशिश।
कि वो कोशिश बहुत कर सकता है, चूंकि वो बहुत लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी में होता है, तो वो कोशिश बहुत कर सकता है, उसके पास उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत हाई है। एरिस्टोक्रेसी ने हमसे ये चीज़ भी छीन ली, हमारे दिमाग में ये बिठा के, फेल कर गए तो क्या होगा, वॉट इफ यू फेल। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, अ पर्सन कैन नेवर एवर फेल। यू कैन ओनली ट्राई, improve, change, evolve, and become a better person. That's it. You try something, you're not able to do it. You again try something, you're not able to do it. You again try something, you're not able to do the same thing. But you keep repeating this procedure for 10 days, 12 days, 15 days, 13 days, 30 days, 60 days. There will be a day when you will be able to do that task, when you will be able to accomplish that task. So that day you became a success story, right? But अगर फेलियर के नाम पे तुम इस चीज़ को गिव अप मार देते तो फिर तुम एक फेलियर कहलाते, और यही चीज़ एरिस्टोक्रेसी हमारे साथ करती आई है, राइट? ओके, तो बच्चों, I told you two things primarily. First, start winning battles in your heads. Second, you can never fail. You can only change, evolve, and improve, right? If you are at this point and you try and go to this point, and you fail in doing so, but you end up here. आपने स्टार्ट कहां से किया? यहां से। आपका डेस्टिनेशन क्या था? ये। आप पहुंचे कहां पे? आपका एंड कहां हुआ? यहां। तो आपका जो एंड था वो आपके स्टार्ट से कहीं बेटर है, कहीं बेहतर है, और यही चीज हमें समझना है। डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट प्राइमरीली. Result is just an outcome of the process that you have followed while you were preparing for a certain thing. That's it. If you are preparing for your NDA examination and you are giving it everything that you should, then it is a process that is 100% foolproof, and it is going to yield results that are going to be fruitful for you. And if you're not following that certain procedure, there is very little chance of you cracking that examination and going ahead. Very little. So champions, as I've told you, I have given you a brief introduction of how I would go about my stuff. I have given you a preface of किन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. मोटे मोटे शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से बस इतना सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मेरा YouTube चैनल है सुमित कुमार क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप इस चैनल पे अगर मुझे अभी देख रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. You will be given the link in the description box. You can subscribe to my channel from there also. YouTube is a very big platform. It allows you to get in touch with those people that you might have never seen, never got in touch with in the absence of this platform. ये इंटरनेट के ज़माने में, YouTube के ज़माने में, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है. और मेरा सिंपल सा बात है, मेरी सिंपल सी चीज़ है कि मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने अपने किसी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश को प्रॉब्लम नहीं रहने दिया, इंग्लिश को एक कंसर्न नहीं रहने दिया. मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भी एटलीस्ट इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये 4 सेक्शन कभी भी आपके लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न ना रहें किसी भी तरीके से. ये चीज़ आपके लिए वो चीज़ें रहें जो बहुत आसानी से आप जिन चीज़ों को एस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, और एस करके आएँ, ताकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर next level of examination. I will be starting with my classes in my next video, and the first chapter that we will be starting with is tenses. ये चैप्टर है जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में आपको टेंसेस के बारे में हर चीज़ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी. अच्छा, देयर इज़ अ वेरी फनी थिंग. टेंसेस ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, खूब पढ़ा है हमने, राइट? एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूंगा तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह के कामों को लिखा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उन कामों को लिखा जाता है जो प्रोसेस में है, जो उस समय प्रोसेस में है जब उनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह के कामों को लिखा जाता है? बिना गूगल को सर्च किए, वैसे गूगल पे सर्च करके भी आपको दिक्कत होगी, बिना गूगल पे सर्च किए तुम कभी भी इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाओगे. तुम बोलोगे कि एक ऐसा काम जो चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है.
तो बोलोगे कि एक ऐसा काम जो खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया है तो वो पास्ट है, राइट। तो हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो सिर्फ उसका डेफिनेशन, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, हम टेंसेस को इंट्रिकेटली पढ़ेंगे और हम टेंसेस से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। जाते जाते एक काम करते हैं, 5 इंग्लिश के वर्ड्स लिख लेते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी ऐसा सेक्शन है जो डेली हमें जिसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ेगी, ठीक है। इन 5 इंग्लिश के वर्ड्स को मैं अभी सिर्फ लिखवाऊंगा, इनका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज abstruse. The meaning of abstruse is something difficult to understand. कोई भी ऐसी चीज जिसको समझने में मुश्किल होती है उसको हम एब्स्ट्रूस कहते हैं। इट इज एन एडजेक्टिव। द सेकेंड वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, दयालु, राइट। अगेन इट इज एन एडजेक्टिव। The third word is abhor. Abhor का मतलब होता है to hate, किसी से नफरत करना। What is it? This is a verb. The fourth word is abjure. What is the meaning of abjure? The meaning of abjure is to stop, किसी चीज को रोकना। अगेन दिस इज अ वर्ब। द फिफ्थ वर्ड इज विराइल। विराइल का मतलब क्या होता है? मैनली, मैस्कुलिन। व्हाट इज इट? इट शोज क्वालिटी, सो इट इज एन एडजेक्टिव। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एब्स्ट्रूस, बिनाइन, एबहॉर, एब्ज्योर, विराइल। हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हमें वर्ड्स मिले, हमारा चैलेंज ये कतई नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स डेली मिले, सुमित सर डेली आए और हमें 20-25 वर्ड्स डेली लिखवा दें। ये हमारा चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सॉर्टेड है। आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, हर जगह आपको ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जिनके मतलब आपको नहीं पता है। तो हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है कि हम इन वर्ड्स को अगर पढ़ लें एक बार, तो हम इनको रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आर वी एबल टू रिटेन दीज वर्ड्स और नॉट? देयर इज अ सर्टेन ट्रिक बाय विच आई विल हेल्प यू in retaining maximum number of words that we have studied during our preparation. If we have studied, I will make sure that you study more than 600 words by the time you give your examination. If you are planning to give your NDA examination in September, then I'll make sure that you have at least 600 plus vocabulary strength with you. And I will try and ensure I can give you almost a certainty that you will retain at least 450 words when you will be giving your examination. तो आपका जो चैलेंज है उसको मैं यहां से आपके लिए सॉर्ट आउट करा दूंगा। अब ये चीजें हम कैसे लर्न करने वाले हैं? हाउ विल वी लर्न इट? हाउ विल वी गो अबाउट दीज थिंग्स? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ले रहे हैं, मैं आप लोगों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला हूं, बट एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन वैसा ही रहना चाहिए जैसा ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। एंड सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर स्पेशल लेक्चर चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे नॉलेज एनहांसमेंट चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप comment in the comment section and let me know that sir, I would please request you to put down a video on this chapter or this section of English, history, polity and current affairs. As I told you, primarily we'll be focusing on English because this has maximum weightage in most of the examinations that we give
for our general competition. So champions, with this parting statement, I would like to end today's video. I have started this endeavor, and this endeavor primarily envisages an idea where I want people to be as confident as possible. I want people to be confident to their maximum potential in terms of English speaking and in terms of giving English competitive examination. So I'll be bidding adieus right now to all of you. Looking forward to meeting all of you in my next video. Till then, you can go ahead, subscribe to my channel. You will be getting your regular notifications once you do that. And I'll also do one thing. I'll not make my students wait a lot for the videos, okay? Because there is a lot that I have to do. There is a lot that I have to give to my students. So the frequency of my videos would be slightly high, okay? So let's start this journey and let's finish this association by you acing your competitive examination and becoming an officer or becoming whatever you aspire to be. Thanks a lot. Take care. Bye-bye.